वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने ऑप्टिक्स की क्लास नंबर 9 लेकर के। ऑप्टिक्स की क्लास नंबर 9 में हम डिस्कशन करने वाले हैं लेटरल शिफ्ट नाम का एक टॉपिक। ये लेटरल शिफ्ट नाम का जो टॉपिक है ये मैंने आपको जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टीज के अंदर एक प्रॉपर्टी के रूप में बताया भी था कि अगर कुछ मीडियम पैरेलल्स होते हैं तो उनमें लाइट की रे किस तरीके से गुजरती है और उसमें अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गुजरती है तो लाइट की रे पैरेलल हो जाती है। तो इस बात को हमने वहाँ पे सिर्फ लिखा था, तब मैंने कहा भी था कि ये बात मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा। तो मैं आज उसी डेरिवेशन पर चलने वाला हूँ। टॉपिक पर जरूर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दीजिएगा। कारण उसका ये है कि ये आपकी सभी जो है स्कूलों के अंदर एक माइनर एक्सपेरिमेंट के रूप में, एक्टिविटी के रूप में 12th में प्रैक्टिकल में करवाया जाता है। चूँकि 12th के अंदर 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के भी हैं तो आपको ये वाला प्रैक्टिकल आवश्यक रूप से आना ही चाहिए। प्रैक्टिकल कैसे करते हैं ये आपको लैब में आपके जो भी कंसर्न टीचर्स होंगे वही बता पाएंगे, मगर उसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लेटरल शिफ्ट। वास्तविक विचलन। मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमने ली, आयताकार कांच की कोई स्लैब ली। इस आयताकार कांच के स्लैब का नाम है PQRS। ये कांच की है, मतलब इसका अपवर्तनांक है म्यू, ठीक है, 1.5 जिसका मान होता है। कांच, ग्लास, ये सिंपल हमारे इसी एनवायरनमेंट में रखी है, मतलब ऊपर होगी एयर, नीचे भी होगी एयर, जिसके लिए म्यू का मान 1 होता है, ठीक है। इधर वाली एयर वैल्यू को मैं यहां ले लूंगा। अब हुआ ये कि इस पर एक लाइट की किरण आई। आप समझ सकते हैं आने वाली किरण है तो ये आपतित किरण है। यहां पर ये हमने खींचा अभिलंब, तो इस अभिलंब पर मान लीजिए इसका ये एंगल था I। देन यहां पर इसका अपवर्तन हो गया, तो ये पहले वाली जो किरण थी ये थी आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये जो किरण हमारे पास में बीच में दिख रही है ये बड़ी है अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। अब मान लीजिए किरण जो आई थी उस किरण का नाम था AB, और जो किरण गई आगे BC वो कौन है, अपवर्तित किरण। अब हुआ ये कि जब ये अपवर्तित किरण इस SR पृथककारी सतह पर पहुंचेगी, इस पृथककारी सतह के ऊपर तो कांच है और नीचे की तरफ हवा है, तो जब ये SR पर पहुंचेगी तो वापस सघन से विरल माध्यम में जाएगी, तो वापस यहां पर एक अभिलंब आपको बनाना पड़ेगा। और इस अभिलंब पर मान लीजिए ये एंगल था R1, इसका नाम रख लिया हमने R2, तो ये वापस अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये है एंगल। वैसे तो अगर आप इसको ना देखें ऊपर वाले, सिर्फ इसको देखें तो ये वाली आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, ये अपवर्तित किरण। इसका नाम हमारे यहां पर हम रखते हैं निर्गत किरण, इमर्जेंट, जो हमारे पास में CT नाम से। इस चित्र के अंदर अगर हम एंगल I की बात करें तो उसको कहते हैं आपतन कोण।
एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल R1 और एंगल R2, इन दोनों का कॉमन नाम है अपवर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इट इज फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इट इज सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रथम अपवर्तन कोण, द्वितीय अपवर्तन कोण। लास्ट और फाइनल एंगल ई का नाम है निर्गत कोण, एंगल ऑफ इमर्जेंस। नाउ हमारे पास जो घटना है जिसके लिए हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, लेटरल शिफ्ट या पार्श्विक विचलन, वो कहाँ है? अगर ये स्लैब नहीं होती तो ये लाइट जो आ रही थी ये सीधी निकलती, ए से जो आ रही थी वो लेट सपोज एफ की तरफ जाने वाली थी। तो हमारे पास इस सीबी और एएफ बीएफ इनके बीच का जो गैप है, ये गैप दूरी x से कहलाता है, और जो दूरी x है वही हमारी पार्श्विक विचलन है। अगर वो सीधी जाती तो इससे कितना दूर होती जो अब गई है, ये डिस्टेंस ही पार्श्विक विचलन है, और मैथमेटिकली हम इसी का मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो जो x है वो है पार्श्विक विचलन, जिसको कई बार पार्श्विक विस्थापन भी बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है। नाउ इसका मान कैसे निकाला जाए, x का मान कैसे निकाला जाए? x का मान स्ट्रॉन्गली दो बातों पर डिपेंड करता है, दो बातों पर महत्वपूर्णली डिपेंड करता है। पहला, ये स्लैब की मोटाई कितनी है। मान लीजिए मैंने आपके सामने जो ग्लास स्लैब रखी वो कुछ इस आकृति की थी, तो इस आकृति की थी, तो लाइट अगर यहां से आई, यहां से गई, तो थिकनेस ये थी। ये मैंने अगर इसको ऐसा रख दिया तो लाइट इधर से आएगी और इधर से जाएगी, तो थिकनेस ही हो जाएगी। तो स्लैब को किस ओरिएंटेशन में आपने रखा है, उस ओरिएंटेशन के अंदर जो ग्लास मीडियम है उसकी लेंथ कितनी है, ये उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, जिसको आप ऊंचाई भी बोल सकते हो, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के आधार पर अलग अलग तीन ओरिएंटेशन में रख सकते हो। तीनों में पार्श्विक विचलन अलग अलग मिलेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये स्ट्रॉन्गली डिपेंड करती है इसके ऊपर। दूसरी चीज में किसमें डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ये एंगल कितना है। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो बकायदा आपको प्रैक्टिकल में ये एंगल अलग अलग डिफाइन करके दिए जाएंगे। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये दो महत्वपूर्ण चीजों पर तो डिपेंड करता ही है, एक तो टी पर और एक आई पर। एक और महत्वपूर्ण चीज पर जिस पर डिपेंड करता है, मगर वो हमारे लिए प्रैक्टिकल में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपको जितनी भी स्लैब्स दी जाने वाली वो कांच की दी जाने वाली। हाँ, जब अपन फॉर्मूला निकालने वाले हैं तो फॉर्मूले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम म्यू भी आने वाला है। क्यों? क्योंकि हम अभी ये मान करके चलने वाले हैं कि जरूरी नहीं है फेंका नहीं है कांच हो गई होगा, कल को आपको कांच की जगह पर हम फाइबर का भी जो है ब्लॉक दे सकते हैं, या कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज का और कोई ब्लॉक दे सकते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी आर गिविंग यू द सेम ब्लॉक ईच टाइम। तो ये हम जो फार्मूला डिराइव करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिराइव द फार्मूला, इज नॉट अबाउट द ग्लास, इट इज जनरल फार्मूला ऑफ एनी मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। तो उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो आप पहले पार्श्विक विचलन हेडिंग डालेंगे, देन आप डायग्राम बनाएंगे और उसके नीचे एक छोटी सी परिभाषा लिखेंगे। डायग्राम बनाने के साथ ही इसका नामकरण भी लिखा जाएगा। नीचे छोटा सा नाम आप लिखने वाले हैं, पार्श्विक विचलन, और उसकी परिभाषा क्या है। उपरोक्त चित्र में आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी पार्श्विक विचलन कहलाती है। इन अबोव डायग्राम perpendicular distance between incident ray and emergent ray is known as
लेटरल शिफ्ट। डायग्राम अगर आपने बना लिया हो तो हम मैथमेटिक्स पर चलने वाले हैं इसकी, तो मैथमेटिक्स के लिए मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला हूं। देखो लाइट आई थी ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक। अब हमने इसमें काम किया, पहली चीज जो मुझे पता चलती है Z बन रहा है, तो Z बनने के कारण एंगल R1 और एंगल R2 बराबर हो गए। तो एंगल R1 और एंगल R2 दोनों ही बराबर होंगे, तो ये बन गया, दोनों को हमने R मान। तो आप नीचे पहली मैथमेटिक्स की लाइन तो आपकी ये होने वाली है कि भाई बिकॉज एंगल R1 इक्वल टू एंगल R2, तो हमने इसको एक बार के लिए एंगल R मान लिया पहली बात। अब दूसरी बात, हमने यहां पर मीडियम बोला था म्यू इक्वल टू 1 का, यहां म्यू का, और यहां वापस अगेन म्यू का, म्यू इक्वल टू 1 का। तो मैंने अगला काम जो करना है, मैं यहां पर एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी, दो पॉइंट दिख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाने वाला। यहाँ पर सिर्फ आप नहीं कह सकते कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, आपको यहाँ पर पूरा बताना पड़ेगा कि वेयर अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट बी, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट सी। स्नेल का नियम बिंदु बी पर लगाने पर, स्नेल का नियम बिंदु सी पर लगाने पर, तो पूरी लाइन बोलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर दो बार स्नेल का नियम लगाने वाले, दोनों लगाते हैं। आप लिखेंगे बिंदु बी पर स्नेल के नियम से, according to Snell's law at point B। पॉइंट बी पर जब आप लगाओगे तो लाइट ऊपर से आ रही थी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, गई नीचे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो स्नेल का नियम बनेगा साइन आई अपॉन साइन आर। सामने होता था म्यू बाद वाला बट्टा म्यू पहले वाला, तो ऊपर से किरण आई थी तो बाद में था म्यू और पहले था 1, तो इट इज म्यू अपॉन 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वापस मैंने लगाया बिंदु सी पर स्नेल के नियम से, तो बिंदु जब सी पर देखा मैंने, तो बिंदु सी पर आप ऊपर वाला मत देखो, गांधी जी कहते थे बुरा मत देखो, फिजिक्स कहती है पूरा मत देखो, पूरा मत देखो, आप ऊपर वाले को देखो ही मत, सिर्फ नीचे वाले पोर्शन को देखो। अब आपको ऐसा लगेगा कि लाइट यहाँ आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतित किरण तो ये है और आपतन कोण ये है, तो आई जब आपने लिखा था वहां तो आपको लिखना पड़ेगा आर। अब यहाँ से किरण जा रही है, इसका मतलब ये अपवर्तित किरण है, इस सतह के लिए ऐसा आती है, तो ये अपवर्तन कोण है। तो यहाँ जो स्नेल का नियम होने वाला है वो होने वाला है साइन आर अपॉन साइन ई। तो इट इज साइन आर अपॉन साइन ई। म्यू बाद वाला बट्टा म्यू पहले वाला, लेटर अपॉन इनिशियल, मींस इट इज 1 अपॉन म्यू। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये थोड़ा देखना कि क्यों मैंने यहाँ म्यू अपॉन 1 क्या, हाँ 1 अपॉन म्यू लिखा, ठीक है। नाउ अगर आप इसका रिवर्स कर दें अगली लाइन, तो आप इसको लिख सकते हो साइन ई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1। यहां आपने इक्वेशन 1 का यूज कर दिया, म्यू अपॉन 1 की वैल्यू ये थी, तो ये बन गया साइन ई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आर से साइन आर कट जाएगा, तो आपको पता चलेगा
साइन ई बराबर साइन आर आई आ गया है, इट मीन्स एंगल ई इक्वल टू एंगल आई। दो पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब थी तो PQ और RS को समांतर थी। अगर PQ और RS आपस में समांतर थी तो जो दो रेखाएं उनके साथ में समान एंगल बनाने वाली है, इक्वल एंगल बनाने वाली है, वो आपस में क्या होंगी? पैरेलल। मैथमेटिक्स अगर आप थोड़ी सी लगाओगे तो एंगल E बराबर एंगल I आने का मतलब ये है AB लाइन जो है वो CP के समांतर आने वाली है, पैरेलल आने वाली है। तो ये हमने यहाँ पर जो पार्ट निकाला, प्रैक्टिकल में जब आप करेंगे तो सिर्फ आप इतना ही काम करेंगे कि आप ये प्रूफ करेंगे कि एंगल E और एंगल I बराबर आते हैं और ये दोनों पैरेलल आती हैं। आपको ये प्रूफ ही करना है, ठीक है। मगर जैसा आपने कहा है कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो हमारे इस फॉर्मूले में या इस मैथमेटिक्स में टिल नाउ हमने x की वैल्यू नहीं निकाली है, तो x की वैल्यू निकालने का काम हम करने वाले। तो ये आप एक बार के पॉज करके और नोट कर लीजिए, देन हम वापस चलते हैं अगले जो है टॉपिक के ऊपर। देखिए नेक्स्ट अगला टॉपिक पर अपन आते हैं। हमारे पास ये ग्लास स्लैब का थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि इस बार हमें थोड़ा बड़ा डायग्राम चाहिए था। यहां से लाइट की रे आ रही थी एक ही, यहां पर ऊपर एंगल था I, ये एंगल था R, Z के कारण ये एंगल भी था R। यहां से जब ये निकली तो एंगल E और एंगल I बराबर ही थे। ये लाइट की रे इस तरीके से जारी है, तो हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमने एक छोटा सा काम किया। इस x डिस्टेंस को निकालने के लिए हमने यहां से जो बिंदु B था उससे सामने RS पर एक लंब डाल दिया, इस तरीके से। मान लो ये लंब जो है वो M बिंदु पर जाकर के इसको मिलता है। लास्ट काम हमारे पास में ये जो थी CD थी, हमें एक लंब सामने वाली जो AF या BF थी उसके ऊपर भी डाल दिया। मान लो ये बड़ा जो लंब इसको मिला, ये N बिंदु पे मिला, तो जो हमारी CN दूरी है, CN दूरी ही x है, पास से बिल्कुल, तो हमें इस CN को निकालना है। इस CN को निकालने के लिए मेरे सपोर्ट में एक तो वैल्यू है T, दूसरा मुझे एक एंगल की आवश्यकता पड़ेगी, ये वाला, ये जो एंगल है मीन्स NBC एंगल। तो आप देखोगे कि ये अगर आई तो ये पूरा एंगल सामने आई, क्योंकि शीर्षा भी कोण है। अगर ये आई और ये इतना इसमें से R, तो ये जो एंगल जो मुझे चाहिए था NBC, इसका एंगल की वैल्यू आ जाएगी I - R। नाउ आई एम कंप्लीटली रेडी टू अप्लाई सम मैथमेटिक्स। मैं अब पूर्णतः तैयार हूं कुछ मैथमेटिक्स लगाने के लिए। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, दो समकोण के कुछ आपको दिख रहे हैं। पहला ये MCB और दूसरा NCB। दोनों समकोण त्रिभुजों में साइन टेन कॉस लगा करके वैल्यू निकालनी। तो पहला त्रिभुज मैंने पकड़ा, त्रिभुज MBC में
त्रिभुज एमबीसी में मुझे कौन सी भुजा पता है? बीएम पता है। बीएम जो मुझे पता है वो बीएम है कौन सी? अगर एंगल आर ये एंगल है तो इसके सामने वाला होता है लंब, परपेंडिकुलर, पड़ोसी, बेस, आधार और सामने वाला कर्ण। तो मुझे ये बीएम मतलब आधार पता है और कर्ण पता करना है। तो हाइपोटेनियस को पता करना है तो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन होता है cos थीटा, यहाँ cos r। तो इस त्रिभुज में मैं निकालने वाला हूं cos r। cos r बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण मीन्स बीएम अपॉन बीसी। और बीएम अपॉन बीसी जब ये हुआ तो बीएम का मान तो मुझे पता है थिकनेस ऑफ स्लैब और बीसी बड़ा है। इस आधार पर जो मेरी वैल्यू आ जाएगी बीसी की वैल्यू लेने के लिए बीसी ऊपर चला जाएगा, cos r अपॉन में आ जाएगी, तो इट विल बी t अपॉन cos r। ये इक्वेशन नंबर मेरी 2 आ गई। नेक्स्ट अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला त्रिभुज है ये वाला त्रिभुज NBC। NBC जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है उसमें एंगल ये हमारा है I माइनस आर इस थीटा एंगल, ये हमारा थीटा है। तो इस थीटा के सामने वाला हो गया लंब, जो लंब है वही x है, वही हमें निकालना है। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो होता है कर्ण BC। वो BC हमने ऊपर निकाला हुआ है, वो हमारा कर्ण है। तो इस बार मुझे जिस चीज की आवश्यकता है, मुझे इसके अंदर 10 sin थीटा की आवश्यकता है। If this angle is theta, then I am interested in sin theta। तो sin थीटा निकाल रहा हूं, देखिए कैसे निकल रहा है। sin I minus r, it is complete value of theta। ये होता है लंब बट्टा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर इज LC और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज मींस BC। तो ये मेरे पास में इसकी वैल्यू है। मुझे NC की वैल्यू चाहिए जो मेरा x है। तो NC का मान आ जाएगा BC इंटू साइन I माइनस R। NC is x and BC is t upon cos R and it is sin I minus R। यहां से आपको सारी बातें पता चल सकती है। क्या क्या बातें पता चल सकती है जो मैंने बताई थी, ये मेनली दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक T पर और एक I पर। R पर तो डिपेंड अपने आप ही कर जाएगा क्योंकि R डिपेंड खुद करता है I पर। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर अलग अलग आप लोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के भी मान अलग अलग हो जाएंगे। आपतन कोण अलग अलग लेने पर अपवर्तन कोण भी अलग अलग हो जाता है। तो R भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? I पर डिपेंड कर रहा है। तो ये R I पे डिपेंड कर रहा है, I तो खुद पे डिपेंड कर ही रहा है। तो ये तो हो गए I के वैल्यूज और T पे तो देखिए है, तो ये इन पे डिपेंड है। अगर आप यहाँ पर sin A माइनस B का फॉर्मूला लगा लो तो ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है, sin I cos R माइनस cos I sin R। आप अगर इसको भाग लगा लो तो ये फॉर्मूला ऐसा भी पढ़ सकता है, T अपॉन में जो sin cos R था वो अंदर भेज दिया, तो इट विल बिकम sin I, it will become cos I and it will become tan R। इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले की कई बार लिख लिया जा सकता है। चलिए, तो ये आज हमने जो है लेटरल शिफ्ट के मान निकाले। लेटरल शिफ्ट का जो मान निकालने का डेरिवेशन है, ये आपके थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है इसको जरूर देखिएगा और किसी भी जगह पर जब आपका प्रैक्टिकल होने वाला हो
तो आप इसको जरूर रूप से एक बार करके लर्न करके जाइए ताकि आपको प्रैक्टिकल आसानी से समझ में आए। चलिए, टिल नाउ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके कोई भी दोस्त फ्रेंड वगैरह हैं तो उनको भी कहिए कि वो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप पॉज करके इसके नोट्स को नोट कीजिए और तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए।